हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो भी मेरा दोस्त फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो इस वीडियो के 3 से 4 पार्ट आएंगे, क्योंकि सिंगल वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आप अभी अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो और आप लोग प्लान कर रहे हो कि आपको अपना मास्टर्स के लिए आना है, या फिर इवन आप अगर अपनी क्लास 12th में और आप अंडरग्रेड के लिए बाहर आना चाह रहे हो, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए दोस्तों, वो है आपका बजट फाइनलाइजेशन। कि आपके पास में मिनिमम कितना बजट है या मैक्सिमम कितना बजट है टू स्पेंड ऑन योर कोर्स। इवन जैसे अगर आप लोन का भी ट्राई कर रहे हो, तो लोन से पहले भी आपके पास में, आई विल से डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, अगर आप यूके आ रहे हो तो आपके पास मिनिमम 5 to 6 लाख होना चाहिए, इवन अगर आप लोन का सोच रहे हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में क्यों आपको इनिशियली कम से कम इतना चाहिए। तो एक तो चीज़ ये आपको सबसे पहले फाइनलाइज करनी होती है। दूसरा, अगर आपने अपनी कंट्री फाइनलाइज की हुई है कि आपको यूके जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएस जाना है, तो आप स्ट्रेट अवे उस कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करना शुरू कर सकते हो। वहाँ की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को देखना शुरू कर सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी की क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना प्रोसेस तैयार करना शुरू कर सकते हो। पर अगर आपने अभी कंट्री भी फाइनलाइज नहीं की हुई है और आपका ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि कौन सी कंट्री आपके कोर्स में बेटर स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। हर साल का एक अलग होता है कि हो सकता है कि किसी कॉलेज में एक कोर्स को ज़्यादा फंडिंग मिल गई हो एक साल, तो वो उस साल ज़्यादा कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपना फाइनलाइज कर रहा था तो मुझे न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही थी। मैं वहाँ पे इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे मास्टर्स की जो क्रेडिट पॉइंट्स थे मेरे कोर्स के जिसमें मुझे जाना था, वो मास्टर्स के क्रेडिट पॉइंट पूरे नहीं हो रहे थे। तो मुझे क्रेडिट पॉइंट पूरा करने के लिए वो लोग ये बोल रहे थे कि मुझे एक कोर्स कोई, मतलब एक मॉड्यूल कोई अंडरग्रेड का लेना पड़ेगा। तो इस वजह से मेरा मास्टर्स का वहाँ पे एक ईयर एडिशनल ऐड हो रहा था, तो इसलिए वो मैंने चूज़ नहीं किया था। तो आप कंट्री फाइनलाइज कर सकते हो। अगर कंट्री फाइनलाइज नहीं है तो आप मल्टीपल कंट्रीज़ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपकी बजट फ्रेंडली हैं और आपके जो आपका सीवी है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मैच हो जाएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका ये थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में आपको क्लियर हो गया है कि आपको जाना है, तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनकी जीआरई नहीं मांग रही हैं, बट मैं यूएस के लिए आपको कहूँगा कि आप जीआरई के लिए प्रिपेयर करो और अच्छा स्कोर करो जीआरई में, क्योंकि जीआरई अगर आप दोगे तो स्कॉलरशिप के चांसेस बेटर जीआरई से हो जाते हैं। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है। वो साइकोलॉजी के लिए यूएस गया था, तो मेरी ही यूनि से थे इंडिया में। तो दो दोस्त थे मेरे, उन दोनों को ऑफ़र लेटर आया सेम यूनिवर्सिटी से। एक ने जीआरई दिया था, एक ने जीआरई नहीं दिया था। तो जिसका जीआरई था उसको एंड में स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी मिली, और जिसका जीआरई नहीं था उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता है कि आप अगर जीआरई दो तो वो बेटर ही है, एक ऐड ऑन है आपके सीवी में, उससे कुछ नुकसान नहीं है। फिर अगर आप यूके के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी, ये आपको वैसे सभी के लिए देखना कि यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट क्या है आपके कोर्स की। अगर आप अंडरग्रेड के लिए आ रहे हो तो आप ये देखो कि वो आपसे +12 में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट रख रहे हैं आपके कोर्स के लिए, और एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो आपसे आइल्स की डिमांड कर रहे हैं तो आपसे कितने बैंड्स वो ओवरऑल मांग रहे हैं और कितने इंडिविजुअल मांग रहे हैं। सेम मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर अगर आप, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे इवन एप्लीकेशन प्रोसीजर में फ़ी की डिमांड करेंगी, बट इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपना प्रोसीजर टाइमली स्टार्ट कर रहे हो और आप अपना प्रोसीजर खुद कर रहे हो, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को मेल करके
अपनी जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको वेव करा सकते हो, या उस पर वो इवन डिस्काउंट कर देते हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में, उसने मेरा वेव कर दिया था। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेव नहीं करेंगे तो वो आपको 70 to 80% उस पर डिस्काउंट दे देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगी किसी भी जगह की, वो उस पर एक एप्लीकेशन फ़ी ज़रूर लगाएंगी। जैसे यूएस में अगर आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में अप्लाई करोगे तो उसमें एक 35 to 45 US डॉलर की एक एप्लीकेशन फ़ीस होगी। सेम इधर अगर आप यूके में अप्लाई करोगे तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब की एक एप्लीकेशन फ़ीस होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका सीवी कैसे स्टैंड आउट करेगा। तो उसके लिए जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स की टेक्निकल स्किल्स में आप सर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले से स्टार्ट कर दें सीखना, क्योंकि वो आपको इधर आके भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप एजुकेशन पैटर्न देखें क्या है यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो पैटर्न का काफ़ी डिफरेंस है। तो आप अपने आप को इंडिया से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो कि आपने अपने प्रोफेसर के साथ में लिख के कोई रिव्यू आर्टिकल लिख लिया। इससे जब आप यहाँ पे कोर्सेज़ के लिए आओगे तो आपको यहाँ पे एकेडमिक असाइनमेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ आके नहीं सीख सकते, बट आप अगर इंडिया से ही प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। दूसरा, फिर आप जो अपना प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो, जब आप डॉक्यूमेंटेशन फाइनलाइज कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, तो आप में को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब आप लिख रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जो एडमिशन टीम है किसी भी कॉलेज की वो आपको पर्सनली नहीं जानती है और बहुत कम टाइम देंगे वो हर एक पर्सन के एसओपी का। तो आपके पास में जो एक इकलौता सोर्स है वो सिर्फ एक एसओपी होता है, जिससे वो आपका एक परसेप्शन बनाएंगे कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है जिस इंडिविजुअल को हम एडमिशन ऑफर करना चाह रहे हैं। तो आपका जो एसओपी है उस एसओपी में ऐसे ही रैंडम कुछ मत लिखना। और एक पर्सनल एडवाइस मैं आप सबको ये करूँगा, जो मैं देखता हूँ कि मुझे लिंक्डइन पे जब सब रिक्वेस्ट करते हैं कि रिगार्डिंग एसओपी की आप भैया एक बार प्रूफ रीड कर दो, एक बार देख लो। इवन जो मेरे जूनियर्स ने मेरे को शेयर किया है जो बाहर के लिए प्लान कर रहे थे, यार आप लोग अपना सीवी का कंटेंट अपने एसओपी में लिख देते हो। आपके एसओपी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा सोच के लिखना। आपका एक कंटेंट जो ऑलरेडी आपके सीवी में है कि आपने ये बैचलर्स में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने ये अच्छे से किया हुआ है, आप उसमें अपने एसओपी की इम्पोर्टेंट लाइंस क्यों ख़राब कर रहे हो। और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ। 2022 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गया था फॉर इंटर्नशिप, और सिमिलरली वहाँ पे मुझे एक कैम्ब्रिज के भैया मिले थे। तो जब मैं अपने प्रोसेस में था, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने 3rd ईयर में आया था, तो ये मुझे उन्होंने एडवाइस किया था कि व्हेन यू आर राइटिंग योर एसओपी तो उसमें मेक श्योर करना कि अपना सीवी का कंटेंट मत लिखना, क्योंकि उनके पास में आपका सीवी ऑलरेडी अलग से होगा। तो आप उसमें वहाँ पे बता रहे हो कि यू स्कोर्ड दैट मच मार्क्स, इट डजंट मैटर हियर। और ये मैं बहुत बच्चों के एसओपी में देखता हूँ कि वो अपने सीवी को आधे से ज़्यादा लिखे रखते हैं उसमें। तो आपको जो लिखना है, आपको एक तरह से कन्विंस करना है अपने जो भी रीड कर रहा है एडमिशन टीम से कि वाई दे शुड ऑफर यू। फिर जब आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिला रहे हो तो उसमें एक चीज़ अगर आप कर सकते हो, तो ये स्लाइटली टेक्निकल है, आप इस चीज़ को रश नहीं करना। ये मतलब ज़रूरी नहीं है, बट अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या कर सकते हो आपकी, अगर आपकी यूनी में कोई एक ऐसे टीचर हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं या फिर उनका बाहर का कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप उनके अंडर काम करके उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो वो एक और ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसी चीज़ को रश करो कि ये बाहर से जो पढ़ के आए हैं उन्हीं को टारगेट करना है, ज़रूरी नहीं है। बट आपको अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है।
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।